हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में क्लास 11th की बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि जीव जगत क्या होता है और जीव जगत में विविधताएं होती है, उनके क्या महत्व है, क्या क्षति है और किस रूप से उसे संरक्षण किया जा सकता है। अब जानना है कि उन विविधताओं को अध्ययन करने के लिए अगर विविधता है तो उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा। आखिर जो जीवों में विविधता है, जिसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता, यह जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को समझने की उद्देश्य हमें क्या है, हम क्यों अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, अर्थात कि ऐसा क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें इस जैव विविधता के बारे में अध्ययन करने के लिए मजबूर करता है, किस रूप में हम क्यों करेंगे अध्ययन इसका, क्यों इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे जैव विविधता के बारे में। तो इसका मेन उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है इस जैव विविधता के बारे में अध्ययन करने का, तो सबसे बड़ा अध्ययन है, जब सबसे बड़ा ये हो जाता है कि यह जो जैव विविधता है यह अनेक प्रकार के जीवों का समूह है, अलग अलग तरह के स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव है इसमें। अब क्या होता है कि सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे जीव को हानि और लाभ पहुंचाते हैं। अब सब के बारे में हानि और लाभ पहुंचाएंगे तो उनकी जानकारी रखना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा जीव हमारे लिए फायदेमंद होगा, कौन सा जीव जो होगा हमारे लिए फायदेमंद होगा और कौन सा जीव जो होगा हमारे लिए हानिकारक होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक होती है जो हमें क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करती है। वही दूसरी तरफ देख रहे हैं हम लोग लैक्टोबैसिलस है, तो ये हमारे लिए बढ़िया है, लैक्टोबैसिलस है, ये हमारे लिए बढ़िया है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। हम इसे दूध में दही बनाते हैं और इस दही का उपयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि यही बैक्टीरिया, यही सूक्ष्म जीव एक जगह पर हमारे लिए फायदेमंद है और दूसरे जगह पे हमारे लिए क्या करती है, रोग पैदा करती है। तो हमें इन बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त तो करना होगा। अगर बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त ना करेंगे तो अगर किसी को रोग हो जाए तो कहेगा भाई बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा नहीं है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हम इनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, किसी भी रूप में इनका अस्तित्व इस धरती पे समाप्त हो जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसा सोचेंगे। अगर किसी को लैक्टोबैसिलस के बारे में पता हो या इसके अलावा बहुत सारे और भी शैवाल जैसे डायटम उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो तो कहेंगे हमारे लिए फायदेमंद है, तो चलो भाई हम इसे रखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब एक की जानकारी होगी और दूसरे की जानकारी नहीं होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे जज कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे जज करेंगे कि यह जो बैक्टीरिया है, चाहे कोई भी सूक्ष्म जीव है या कोई भी जीव है, हमारे लिए फायदेमंद है या घटा है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हम सही रूप में यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सा जीव हमारे लिए सही है या इस धरती के लिए जरूरी है। तो इस कंडीशन में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैव विविधता का अध्ययन करना पड़ेगा, जैव विविधता को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से जीव है और उन जीवों को हमारे जीवन में किस रूप में प्रभाव पड़ता है। अब जैव विविधता की अगर मान लेते हैं कि हमारे लिए जैव विविधता को जानना जरूरी है, हमने उद्देश्य क्लियर कर लिया कि जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई, इनकी जानकारी प्राप्त करना, इनके सभी पहलुओं को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बात आती है कि जब जैव विविधता की हम अगर सभी पहलुओं को जान लिए, उद्देश्य हमारा क्लियर हो गया कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, तब बात आती है कि जैव विविधता जीवों का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा जगत है, सबकी जानकारी चाहिए, सब हर एक की जानकारी चाहिए, सभी के बारे में जानना होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि सभी के बारे में जानकारी, अर्थात कि सभी जीवों को हम पहचानना या जानना हर किसी के लिए संभव नहीं है, ये तो असंभव वाली बात है कि सभी जीवों के बारे में जानना। अब सभी जीवों को जान नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इन जीवों को कोशिश करेंगे कि वर्गीकृत कर दे। इनके लिए एक वर्ड लाया गया, वर्ग की, अर्थात कि टैक्सोनॉमी लाया गया, टैक्सोनॉमी लाया गया कि इनको हम क्या करें, वर्गीकृत करें, टुकड़े करें।
और टुकड़े करके इसे समझ लें। तो बात हुआ कि भाई वर्गीकरण अगर करना भी होगा, अगर जैव विविधता को टुकड़े करके जानने की अगर कोशिश भी करें, तो ये टैक्सोनॉमी और वर्गीकी बनेगा कैसे, ये वर्गीकी बनेगा कैसे, ये टैक्सोन तैयार कैसे होगा। तो इन्हें तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी भी रूप में हमें जैव विविधता के बारे में जानकारी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हमारे पास अवेलेबल है और इन दोनों बच्चों को, मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बी है। अब इस दोनों को हमें वर्गीकृत करना, अलग करना है, तो हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें पहचान करना पड़ेगा कि वर्गीकरण किसे किसे करना है। पहला काम क्या करेंगे कि हम पहचान करेंगे कि हमें क्या करना है, कि वर्गीकरण करना किसके हो। तो पहला काम हमें टैक्सोनॉमी में क्या करना पड़ता है कि पहले हमें पहचान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहचान करेंगे कि हमें वर्गीकरण करना है तो किसे करना है। चलो भाई 1 मिनट के लिए हमने ए और बी दोनों को हमने पहचान भी कर लिया, मालूम चल गया हमें कि ए और बी की पहचान, आपको क्या करना है जी, वर्गीकरण करना है। अब हमने ए और बी की पहचान कर ली, तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कोई ना कोई नामकरण देना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जैसे हमने इसका नाम ए दिया और दूसरे का नाम बी दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नामकरण करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो ये नामकरण हो गया। अब नामकरण अगर कर लिए, तो नामकरण करने के बाद तब हम क्या देखेंगे कि इसमें जो है आपका क्या अलग अलग गुण है, इसमें क्या अलग अलग गुण है। अब इन गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे कि इसे वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह है और इधर एक प्लस का चिन्ह, अलग है, अंतर हो गया। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भाग का, इन दोनों में अंतर दिख रहा है हमें। तो इन दोनों में हम क्या ढूंढेंगे, असमानता को ढूंढेंगे। किसे ढूंढेंगे, असमान गुणों को ढूंढेंगे। और असमान जब गुण मिलेंगे हमें, तो उनके आधार पर हम क्या करेंगे, इस नामाकृत वर्गों को हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अर्थात कि क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि वर्गों में बांटेंगे। वर्गों में क्या करेंगे, बांटेंगे, अर्थात क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब बात समझ में आ रही है कि हमें वर्गीकी बनाने के लिए हमें कुछ स्तंभ चाहिए, कुछ सहारा चाहिए, तब ना हमें वर्गीकी बनेगी, तब ना हम ग्रुप में बनाएंगे जी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्तंभ चाहिए। तो स्तंभ में पहला स्तंभ क्या होगा कि हमें जिस जीव समूह को बांटना हो उसे क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे और पहचान होने के बाद उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। और जब नाम भी कर लिए तो हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, वर्गों में बांटेंगे, अर्थात कि वर्गीकरण बांटेंगे। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि 2 ये थे, अब मान लीजिए कि 2 के बजाय यहाँ पे 4 होते हैं, एक यहाँ पे सी होता और एक होता, मान लीजिए यहाँ पे सी होता और एक यहाँ पे एक और होता आपका डी। अब देखिए, अब इन आधार में इन चारों में देखेंगे तो कुछ असमान गुण तो हमें दिखे, लेकिन कुछ समान गुण भी दिख रहा है। सी और ए में एक समान गुण दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह, इसमें माइनस का चिन्ह। यहाँ पे बी और डी दोनों में एक साइन दिख रहा है, प्लस का इधर और प्लस का इधर, अर्थात कि दोनों में भी समान गुण है। मतलब क्या कि हमें असमान गुण के अलावा, असमान गुण के अलावा कुछ हमें क्या मिलेंगे, समान गुण वाले भी मिलेंगे, समानता रखने वाले गुण भी मिलेंगे। तो समान गुण वाले रहेंगे, उसे एक ही वर्ग में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जानकारी लेना पड़ेगा। अर्थात क्या, अगर ओवरऑल देखें तो वर्गीकी को समझने के लिए, टैक्सोनॉमी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ग लेने पड़ेंगे, अर्थात कि 4 उसके स्तंभ लेने पड़ेंगे, जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकी कर सकते हैं। और इन्हीं 4 स्तंभ के आधार पर हमारा वर्गीकी जो होगा, टैक्सोनॉमी जो होगा, वह आपका पूरा होगा। ठीक है, तो वर्गीकी करने के लिए हमें कितना स्तंभ चाहिए, 4। कौन कौन से, पहले पहचान करना, पहचान करने के बाद उसका नामकरण करना और नाम रखने के बाद
उसे वर्गों में असमान गुणों के आधार पे वर्गीकृत करना, और वर्गीकृत करने के बाद कुछ समान गुण वाले होंगे उसे एक ही वर्ग में रखना। ये सारी कार्य हमें करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारे 4। अब बात आती है कि टैक्सोनॉमी की, जो ये वर्ग की है यह किस प्रकार का शब्द है। तो अगर हम टैक्सोनॉमी वर्ड की बात करें, टैक्सोनॉमी वर्ड की बात करें तो टैक्सोनॉमी वर्ड वास्तव में लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है बाबू? लैटिन शब्द है। और इस लैटिन शब्द के बारे में, इस टैक्सोनॉमी को जो उछाला था, जिसके लिए आज भी विख्यात है, जाने जाते हैं, वह घटना हुई थी लगभग 1707 के आसपास में। 1707 के आसपास में, जिस समय एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही आपके आधुनिक रूप में वर्गीकरण के लिए आगे आए थे, कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने टैक्सोनॉमी के द्विपद नाम पद्धति को दिया था। द्विपद नाम पद्धति को इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब भाई बात आती है कि हमने मान लिया कि इस वैज्ञानिक ने आधुनिक रूप में काम किया, और हमने यह भी मान लिया कि कैरोलस लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। हमने ये भी मान लिया। अब ये भी मान लिया, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया द्विपद नाम पद्धति, ये कैसा सिद्धांत है भाई? तो इन्होंने क्या कहा, कैरोलस लीनियस ने कहा कि हम जिस तरह से किसी भी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो जो पहले से नाम उपस्थित है या पहले से हमें जो जानकारी उपलब्ध है, उनके आधार पर कर सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। भाई कैसी समस्या आएगी? तो उन्होंने कहा कि एक ही जीव है, लेकिन उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अलग अलग नाम से जाना जाएगा, तो फिर उनकी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार हर जगह पे अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक बात कर लेते हैं, एक जीव है, मान लीजिए कोई, जैसे बिल्ली है। अब बिल्ली को हो सकता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता हो। अब क्या किया जाएगा कि इस बिल्ली को मान लीजिए कि इंडिया में किसी और नाम से और किसी और जगह पे किसी अन्य नाम से जाना जाता। मान लीजिए अन्य जगह पे इसे ए नाम से जाना जाता है, किसी अन्य नाम पे इसे बी नाम से जाना जाता है। अब क्या करना पड़ेगा कि इस गुणों को अध्ययन करने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ एक बिल्ली को ही हम अध्ययन करने के लिए 3 जगह पे जाके अध्ययन करेंगे। 3 जगह पे जाके अध्ययन करना पड़ेगा, और गुण क्या मिलेंगे, हर जगह समान मिलेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जाओ भाई, एक ही को हमने इतना बार मेहनत किया, कोई फायदा नहीं हुआ, और हमने बिल्ली पे ही रिसर्च 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, कोई भी जो जीव होगा, उन जीवों को एक विशिष्ट नाम देंगे, एक अलग नाम देंगे, और वह जो नाम होगा पूरी दुनिया में अलग नाम के रूप में वह जानी जाएगी। तो जो नामकरण की जो विधि किया गया, इस नामकरण की अंतरराष्ट्रीय एक पद्धति के द्वारा नामकरण किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय इसके लिए ब्रांच है जो सभी का नोमेनक्लेचर करती है, नाम रखती है। ठीक है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो नामकरण होता है, इनके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था पहले क्लास में, वो आप लोग पहला क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था ICBN के बारे में, ICZN के बारे में, ठीक है, ICVN के बारे में, ये सब हमने नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अर्थात की संस्था बनाई गई जो वनस्पति वाले को अलग करेगी रिसर्च, जो आपका क्या करेगी, जूलॉजिकल अर्थात जीव जंतुओं का नामकरण करने के लिए अलग होगा, वायरस का, बैक्टीरिया का नामकरण करने के लिए अलग होगा। तो इस तरह से क्या बनाए गए जी, संस्था बनाए गए जो नामकरण करेगा। तो इन संस्थाओं के आधार पे कैरोलस लीनियस ने कहा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी जीवों का एक विशिष्ट नाम देना पड़ेगा, जिस नाम को हम लोग वैज्ञानिक नाम कहेंगे। क्या कहेंगे, वैज्ञानिक नाम।
अब यह वैज्ञानिक नाम जो होगा इसके अंदर दो पद होंगे। कितने भाग होंगे? दो भाग, अर्थात कि दो पद होंगे। एक तो हमें बताएगा उस वंश का नाम जिस वंश का है, और दूसरा बताएगा उस जाति का नाम जिस जाति से हो। अर्थात कि वंश नाम और जाति नाम यह दोनों हमें प्राप्त होगा किससे? इस वैज्ञानिक नाम से। इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि लास्ट में वैज्ञानिक लोग अपना लास्ट में छोटे से अक्षर में अपना नाम भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मानव का ले लेते हैं। मानव का क्या होता है? होमो और सैपियंस। होमो सैपियंस। अब क्या हो गया? होमो जो वर्ड है यह इसके वंश नाम को बताया। सैपियंस जो है क्या बताया? इसके जाति के नाम को बताया। और इसके लास्ट में अगर लिनियस ने यह खोज किया तो यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे लीन। इसका मतलब क्या हो गया कि होमो सैपियंस यह मानव का वैज्ञानिक नाम है और इसकी खोज जो नामकरण जो किया है वो लिनियस ने किया है। तो इस तरह से नामकरण किया गया कि जिससे यह विशिष्ट नाम होगा और विशिष्ट का जो पहला अक्षर होगा तो वह वंश नाम को बताएगा और दूसरा अक्षर जो होगा सैपियंस अर्थात कि यह जाति नाम को बताएगा। अब उसी तरह से मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब मैंगीफेरा इंडिका होगा, अब इसमें भी सेम चीज होगी। यह पहला नाम जो होगा वंश और दूसरा नाम फिर जाति होगा। तो इस कंडीशन में दो अलग अलग पार्ट होंगे और दोनों क्या करेंगे? यह आम का है, यह आम का है। उसी तरह से आपका लीची का होता है। लीची का क्या होता है? लीची चाइनेसिस होता है। अब क्या हो गया? यहां पर लीची जो आपका क्या हो गया? वंश का नाम, और चाइनेसिस क्या हो गया? आपका जाति का नाम। आपका क्या हो गया कि यह आपको बताता है, यह लीची का हो गया। तो ये क्या किया? इन्होंने वैज्ञानिक नामकरण किया और इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे? हम एक विशिष्ट नाम देंगे और विशिष्ट नाम के आधार पर हम क्या करेंगे? किसी भी जीव की जानकारी करना, वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। हमने बताया ना कि पहले पहचान करना, तो इन्होंने पहले पहचान किया मानव को, ठीक है। पहचान करने के बाद दूसरा क्या होता है? नामकरण करना, नाम रखना। तो दूसरा इन्होंने नामकरण, नाम रखने की कोशिश करी और नामकरण के लिए इन्होंने क्या किया जी? वैज्ञानिक नाम रखा। और इसी वैज्ञानिक जो नाम है, यह जो वैज्ञानिक नाम है, यही वैज्ञानिक नाम क्या था? द्विपद वाला था। एक में वंश नाम और दूसरे में क्या था जी? जाति वाला था। वंश वाले और इसमें वंश और जाति दो चीजों की हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इसे द्विपद नाम के नाम से जाना जाता है। द्विपद नाम अर्थात कि इसके अंदर दो, द्विपद का मतलब हो गया दो पद नाम वाली जो पद्धति है, इसी को हम क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसे किसने दिया था जी? कैरोलस लिनियस ने। किसे दिया था? कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ऐसा फ्रेंड्स यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है कि जैव विविधता को जानकारी प्राप्त करने के लिए पहला नंबर हमने उद्देश्य देखा। उद्देश्य क्या था हमारा? कि इसके अध्ययन करेंगे तब भी हमें जानकारी मिलेगा कि कोई जीव हमारे लिए फायदेमंद है या हानिकारक है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, उसी के आधार पर हम उसे संरक्षण देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब इनकी उपयोगिता हमारे लिए जरूरी है, इस धरती पर अन्य जीवों के लिए जरूरी है, तो उस कंडीशन में आपको सभी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी होगा। जब अन्य जीवों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना जरूरी होगा तो उससे हम क्या करेंगे जी? उनके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन कैसे किया जा सकता है? तो उसे टुकड़ों में बांट के किया जाएगा, वर्गों में बांट के किया जाएगा। तो वही वर्गों में जो बांटने की विधि है जिसे वर्गीकी कहा गया। और वर्गीकी के लिए अगर करना होगा, वर्गीकरण भी हमें करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या चाहिए? उसको हेल्प करने वाले स्तंभ चाहिए। तो उसके स्तंभ के बारे में हमने चर्चा की कि 4 स्तंभ। मेन पहला पहचान करना, कि जिस भी जीव को हमें बांटना है उसकी पहले हम पहचान करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे? उसका नामकरण करेंगे। पहचान करने के बाद जैसे यहाँ पर कैरोलस लिनियस ने इसका नाम रखा, नामकरण किया, तो हम क्या करेंगे? इसका नाम रखेंगे। और नाम जब रख लेंगे तो उसके बाद उसके अंदर उपस्थित
असमान गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। और वर्गीकृत करेंगे तो वर्गीकृत करने के बाद कुछ ऐसे भी गुण मिलेंगे जिसमें समानता होगी, तो समान गुण वाले को एक साथ रखेंगे और असमान गुण वाले को एक साथ रखेंगे। तो ये सारी क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारे स्तंभ हो जाएंगे जो वर्गीकरण के लिए हमें मदद करेंगे। अब इसमें हमने देखा आपको कि यह टैक्सोनॉमी के बारे में, कि इनमें आपकी जो आधुनिक रूप में जिन्होंने चर्चा किया उनका नाम कैरोलस लिनियस था। इन्होंने द्विपाद नाम पद्धति दी। उसके बाद यही नाम आपका वैज्ञानिक नाम कहलाता था, जिसमें वंश और जाति दोनों के नाम रखे जाते थे। कहीं कहीं पे आपको क्या होगा कि एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, वो होता है आपका त्रिपद नाम। त्रिपद नाम अर्थात कि 3 पद वाले आपके नामकरण के बारे में जानकारी आपको मिल सकता है, कि त्रिपद नाम पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि त्रिपद नाम क्या है। अगर द्विपद नाम पद्धति पता है तो त्रिपद नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है इसमें कि आपका जो द्विपद नाम पद्धति है, तो यह क्या हो गया, वंश और जाति को बताया, लेकिन इसी के अंदर अगर कुछ वेरिएंट आ जाए, कुछ अलग वैरायटी आ जाए, तो अलग वैरायटी को सूचित करने के लिए उसके साथ एक और वर्ड जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मानव का है, तो मानव का क्या हो गया, होमोसैपियंस है नाम, ऐसे वैज्ञानिक नाम द्विपत्ति में क्या है, होमोसैपियंस है। लेकिन क्या कर दिया, इसमें कुछ वैरायटी अगर चेंज होगा, तो जैसे हमने यूरोपियस रख दिया, यूरोपियस रख दिया हमने, तो क्या हो गया, यहाँ पे होमोसेपियंस था, दोनों द्विपद नाम हो गया। और एक और वर्ड हमने जोड़ दिया, तो कितने पद हो गए, पहला पद होमो, दूसरा आपका सैपियंस, पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम, और तीसरे इसके वैरायटी को बता दिया। तो यह क्या हो जाएगा हमारा त्रिपद नाम। जब 2 पद रहेंगे तो द्विपद नाम, जब त्रिपद यानी उसके अंदर 3 पार्ट आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद नाम पद्धति। अर्थात क्या हो गया, 3 पद वाले 3 टुकड़ों वाला नामकरण किया जाएगा, तो वह हो गया हमारा त्रिपद नाम पद्धति। तो हमने देखा क्या कि आपका कैरोलस लिनियस के द्विपद नाम पद्धति को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके त्रिपद नाम भी कर लिया गया। अब यह नामकरण सब किसके लिए किया गया है, पहचान करना और नामकरण करना किसके लिए, पहचान और नामकरण सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि इनका क्या किया जा सके, वर्गीकरण किया जा सके, इन्हें हम बांट सके, इसके लिए हमने सब कुछ किया है, अभी तक नामकरण किया है। तो बात आती है कि जब हमने कर लिया, क्या कर लिया, द्विपद नाम पद्धति कर लिया, तो अब बात आती है हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वर्गीकरण क्या कैसे करेंगे। मिटा देते इसे बीच से, और बीच से हटाकर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, तो हमने क्या कर लिया, अभी तक द्विपद नाम पद्धति देख लिया, अर्थात नामकरण कर लिया, पहचान देकर लिया, ठीक है। अब पहचान करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहचान अगर कर लिया हम लोग, तो अब बारी आती है कि इन्हें क्या करना है जी, अब इन जैव विविधताओं को हमें वर्गीकरण करना है, ठीक है। अब वर्गीकरण मतलब टुकड़ों में बांटना है। तो वर्गीकरण करने के लिए मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया बड़े स्तर पे, उनमें आपके कौन कौन से आते हो जान लीजिए, ठीक है। तो वर्गीकरण में पहला किया गया जाति। आपको घबराने की बात नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम तरीका बताएंगे कि कैसे आपको याद रहेगा। जाति, दूसरा आपका वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, जाति, वंश, कुल, गण, उसके बाद क्या, वर्ग, उसके बाद आता है आपका संघ, और संघ के बाद क्या आता है, जगत। मतलब क्या, सबसे छोटा जाति होगा, और जातियों का जब ग्रुप मिलेगा तो वंश बनाएगा, वंशों का जब ग्रुप मिलेगा तो कुल बनाएगा, कुलों का जब ग्रुप बनेगा तो गण बनाएगा, और गणों का जब ग्रुप मिलेगा तो वर्ग बनाएगा, और वर्गों का जब ग्रुप मिलेगा तो संघ बनाएगा,
और जब संघों का ग्रुप बनेगा तो आपका क्या बनाएगा, जगत बनाएगा। तो इस तरह से आपके 7 पार्टों में से आपका क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब सातों पार्ट को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम पूछ देता है। एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ क्रम से बताओ कि कुल के बाद क्या आएगा, गण के बाद क्या आएगा, वर्ड के बाद क्या आएगा, संघ के बाद क्या आएगा। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो उस कंडीशन में आपको क्रम भी याद रखना जरूरी होता है। तो इसे क्रम याद करने के लिए हम आसानी से याद रख सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा आप लोग, है यह, जब कुल गांव संघ जिए, जब कुल गांव संघ जिए, बस इतना ही याद रखना है। जब पूरा गांव एक साथ जिएगा उसी को हम क्या कहेंगे, जब कुल गांव संघ जिए। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम आपका क्या कहते हैं, 8 कैटेगरी के रूप में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, देखिए पहले ज का मतलब हो जाएगा जाति, दूसरा जो वो है उसका मतलब हो जाएगा वंश, तीसरा जो कुल है आपका कुल का मतलब कुल, और गांव में आपका ग है, ग के बदले में गण, और व के बदले में वर्ग, और संघ के बदले में संघ, और जिए के बदले में जगत। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब कुल गांव संघ जिए। अब आसानी से याद रख सकते हैं। अब कोई पूछेगा कुल के बाद क्या आएगा, तो कुल के बाद गांव आता है, तो गांव में ग आता है पहले, ग का मतलब गण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसकी इंग्लिश नाम के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम एक इंग्लिश वर्ड भी लिख देते हैं आपको साथ में, ये हो जाएगा आपका स्पीसीज, और ये क्या हो जाएगा आपका जीनस। जब जीनस हो जाएगा तो कुल बनाएगा, कुल का मतलब क्या हो गया, एक फैमिली बनाएगा, एक कुटुंब बनाएगा, फैमिली बनाएगा। और जब फैमिली का एक ग्रुप बन जाए, एक फैमिली का जब ग्रुप बने, तो फैमिली के ग्रुप से क्या बनेगा, आपका गण बनेगा, गण बनेगा, और उसके बाद एक क्लास बनेगा, ये होगा आपका फाइलम, और जगत का मतलब हो जाएगा आपका किंगडम, किंगडम। अर्थात क्या बनाएगा आपका, जीनस, फैमिली, क्लास, और क्या आपका गण, और आपका वर्ग, संघ और जगत। ये आपके 7, सॉरी ये एक ऑर्डर, ठीक है, 7 पार्ट होगा। यानी कि स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इसे आप इंग्लिश में या हिंदी में जिस रूप में चाहे इसे याद रख सकते हैं। इसमें पहला बात आता है कि जाति, उसके बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, उसके बाद संघ और जगत आता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि जाति के अंतर्गत कौन रखे जाते हैं, और वंश के अंतर्गत कौन रखे जाएंगे, कुल के अंतर्गत कौन, गण, वर्ग और संघ और जगत। इन सभी के बारे में इंडिविजुअल हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इंडिविजुअल जानने की कोशिश करेंगे तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा जाति के बारे में। आज सबका ब्रीफ जान लेते हैं इसमें कि क्या क्या जानेंगे। अब जैसे जाति में देखेंगे हम लोग, जैसे होमोसेपियंस को लेके चलते हैं, मानव को ही लेके चलते हैं हम लोग, मानव को ही लेके चलते हैं। तो आपका जाति का नाम क्या हो गया, होमो हो गया। अब वंश के नाम पे आएंगे तो सेपियंस हो जाएगा। उसके बाद कुल के नाम आ जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगी, होमोसेपियंस से नाम हो गया, तो यह अब होगा कि किस कुल के अंतर्गत आएगा। अब क्या होगा कि होमोसेपियंस एक जीव हो गया अलग, या फिर एक और हो गया आपका पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ये 2 पार्ट हुए। अब देखिए इसमें अब क्या है, लियो वंश नाम अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे, टिग्रिस और लियो, लेकिन यहाँ पर पैंथेरा जो वर्ड है यह दोनों एक समान है। मतलब क्या, यह दोनों अलग अलग वंश के तो है, लेकिन यह दोनों वंश एक साथ अगर मिल जाए तो एक जाति किस में आएंगे, पैंथेरा जाति में आएंगे। किस में आएंगे, पैंथेरा जाति में आएंगे। अब क्या हो गया कि अलग अलग वंश वाले को एक साथ एक जाति में रख सकते, सॉरी
अलग अलग, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, ये वंश हो गया और ये वंश से क्या बनेंगे जी, ये जाति के आपके एक ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो ये पैंथरा में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये पैंथरा, लियो, ये सब आपका हमने जाति और वंश जान गया, अब क्या होगा कि यह आपका जो बाघ हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, अब इनको क्या किया जाएगा, इनको जब एक साथ देखा जाएगा तो कुछ गुण जो होंगे, पहला तो हमने ऐसे ही वंश और जाति का नामकरण किया, लेकिन जब अगली पीढ़ी में हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर जनन की क्षमता, जनन की क्षमता, इसके अलावा उनके विकास करने की स्थिति, विकास करने की स्थिति, इन आधार पे हम वर्गीकरण फिर से करते हैं तो वह हमारा किस में चला जाता है, कुल में चला जाता है। जैसे ये बाघ हो गया और आपका क्या हो गया, बिल्ली हो गया, ये दोनों लगभग लगभग समान गुण रखने वाले होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फेलिडी ग्रुप में रखते हैं। फेलिडी क्या रहते हैं, फैमिली में रखते हैं। और यह क्योंकि यह अलग अलग भाग में अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन कुछ गुण इसके साथ मिलते हैं, तो फिर इन दोनों को जोड़कर एक ही आपके फैमिली में रखा जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि नामकरण और गुणों के आधार पे हम इसको इकट्ठा करते चले जाएंगे और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, अंतिम रूप में हमें जगत प्राप्त होती है और जगत से आपका क्या होगा, जगत के बाद पूरा जो होगा वह साम्राज्य तैयार होगा। जगत में आपका मुख्य रूप से एक प्लांटी और एक एनिमिलिया बचेगा, और यह प्लांटी और एनिमिलिया, एनिमिलिया से क्या बन जाएगा, पूरी दुनिया, पूरी संसार आपकी तैयार होगी। अर्थात क्या, इस तरह से क्रमवार तरह से गुण चलेंगे। अब सभी के एग्जाम्पल और कुछ पार्ट्स के बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ऐसा फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस आपको जो ट्रिक है, इससे आप लोग को याद रखने की जरूरत है। जब कुल गांव संघ जी है, इससे क्रमवार तरीके से याद रहेगा और साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे तो आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने जाना जैव विविधता के उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, वर्गीकी के बारे में जाना, वर्गीकी के पहचान, आपका स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और स्तंभ के बाद हमने क्या प्राप्त किया कि उसके बाद कैरोलस लिनियस के द्विपद नामपद्धति, त्रिपद नामपद्धति के बारे में, उसके बाद कितने भागों में बांटा गया इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल इसके कुछ और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग RH विटेकर के अन्य जो आपकी 5 जो अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण है उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा फ्रेंड्स, आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।